तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए टेस्ट पेपर प्लस स्कोर कार्ड। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिन एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए दोस्त साइंस का टेस्ट हुआ था, जो ये 67 हुई थी दोस्त। इसमें 25 क्वेश्चन डाले गए थे टेस्ट के लिए, जो हर बार डाले जाते हैं उसी तरह से 25 ही क्वेश्चन थे। तो इसमें जितने भी लोगों ने भाग लिया है उन सभी का क्या है कि दोस्त रिजल्ट यानी कि स्कोर कार्ड आ चुका है, प्लस आपका जो है दोस्त टेस्ट पेपर आ चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि टेस्ट पेपर देख लेते हैं, फिर आपको हम दिखाएंगे स्कोर कार्ड और दिखाएंगे किसने कितना नंबर लेकर के आया है। ठीक है, तो जो लोग नए हैं दोस्त, अगर आप भी टेस्ट देना चाहते हैं तो कम से कम टेस्ट पेपर तक बने रहिएगा। आपको हम बताएंगे कि आप भी कैसे टेस्ट में भाग ले सकते हैं। बिल्कुल फ्री में होता है, निःशुल्क होता है, कोई पैसा चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं टेस्ट पेपर और डिस्कस कर लेते हैं उस पर। देखिएगा टेस्ट पेपर का पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन दिया हुआ था, इसी में पहला क्वेश्चन है, साइंस का है। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है दोस्त, ये चीजें कहा जा रहा है कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम कहता है कि कौन सी दिशा जो है जानने के लिए प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम दोनों जान लीजिएगा, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यहां पे कह रहा है दाएं हाथ का नियम, हम आपको बाएं हाथ का भी नियम बताएंगे। देखिए दाएं हाथ के नियम में जो है जानने के लिए ये किया जाता है कि इंड्यूस्ड करंट, करंट की दिशा क्या होती है, ये जानने के लिए जो है क्या होता है कि फ्लेमिंग के राइट हैंड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो होगा ये दोस्त थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ये थर्ड नंबर है। देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है दोस्त, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ये चीजें कहता है कि तीन गो उंगली अपने पास में है, अंगूठा है, तर्जनी है और माधमा है। ये तीनों को परस्पर इस प्रकार रखना है कि तीनों 90 डिग्री का एंगल बना ले। तो उस कंडीशन में दोस्त ये अंगूठा जो होता है ये आपका क्या होता है कि चुंबकत्व की जो है चालक की जो गति होती है उसकी दिशा को निर्धारित करती है। तर्जनी जो होती है, ये तर्जनी दोस्त ये जो होता है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को इंडिकेट करता है, और माधमा जो होता है दोस्त ये धारा की दिशा को इंडिकेट करता है। तो ध्यान रखिएगा ये फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है। लेफ्ट हैंड का अगर नियम जाने तो लेफ्ट हैंड में भी यही है कि इसको भी जो है तीन तरह से कीजिए, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि लेफ्ट हैंड में ये भी 90 डिग्री पे ही तीनों जो है उंगली रहेगा, लेकिन क्या है ना कि इसमें जो है अलग हो जाएगा, डायरेक्शन सब में अलग चेंज हो जाता है। तो इस कंडीशन में होता है ना कि जैसे कि अंगूठा ये 90 डिग्री पर फैलाइएगा तो अंगूठा क्या होगा ना कि ये चालक की दिशा तब हो जाएगी। इस कंडीशन में क्या होगी दोस्त, ये चालक की दिशा इंडिकेट करेगी। ये तर्जनी है, तर्जनी जो है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को इंडिकेट करती है, ये भी जो है धारा की दिशा को इंडिकेट करती है। ठीक है, उसी तरह से जो है पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, मैक्सवेल का नियम पूछा जाता है। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, बाएं हाथ का नियम, ये पूछा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या दिखाता है इसमें, इंड्यूस्ड करंट दिखाता है, काफी इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं ये सवाल। देखिए आपको जो जितने भी टेस्ट में क्वेश्चन दिए जाते हैं या रैपिड सेट में दिए जाते हैं दोस्त, काफी इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। ठीक है, उसको क्या कीजिएगा, एक नोट्स तैयार करके रखिएगा, जब भी एग्जाम होगा एक बार रिपीट मार दीजिएगा। ठीक है, तो काफी आपको जो है क्या होगा कि मदद मिलेगा उस चीजें में। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कहता है कि जब पानी जमता है तो उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट है। दो तरीका से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए एक तो पूछा जाता है तीन तरीका से, पानी से सबसे हाईलाइटेड में पूछा जाता है क्वेश्चन कि एक तो कहेगा आपको कि जब पानी जमता है तब उसका डेंसिटी क्या होगा, घनत्व क्या होगा। दूसरा जब पानी बॉयल होता है, उबलता है, तब उसका घनत्व क्या होगा। और तीसरा ये पूछा जाता है कि कितने डिग्री सेल्सियस पे पानी का महत्तम घनत्व होता है। ये तीन चीजें पूछा जाता है। तीन सवाल इससे काफी आते रहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान देते रहिए कि कैसे क्या होता है। आपको हम बता देते हैं कि देखिए मैक्सिमम जो डेंसिटी होती है वो पानी के कितने डिग्री सेल्सियस पे होती है। हम लोग जानते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व जो होता है वो सबसे महत्व होता है, सबसे ज्यादा होता है। और जैसे 4 डिग्री से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो जान लीजिए कि घनत्व जो होता है वो घट जाता है, घनत्व घट जाएगा, चाहे नीचे जाएगा तो 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएगा यानी कि पानी जमना शुरू करेगा तो घनत्व क्या होगा कि दोस्त घट जाएगा। जान लीजिए ये चीजें, आयतन बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा। उसी तरह से क्या होगा कि 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जैसे ही बॉयल करेंगे, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जैसे जाएंगे या पानी को हम बॉयल करेंगे तो उसका घनत्व क्या होता है ना दोस्त की घट जाता है और उसका आयतन बढ़ जाता है। महत्तम किस पॉइंट पे रहता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। ध्यान रखिएगा ये चीजें। तो यहां पे कह रहा है कि पानी अगर जमता है तो घनत्व क्या होगा, अच्छी तरह से बता दिए हैं, याद रखिएगा इसको। ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा क्या कि डेंसिटी जो है दोस्त वो घट जाती है, घनत्व घट जाती है। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए दोस्त। ये अगला क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में, निम्नलिखित सामग्रियों में कहता है कि ध्वनि का जो है तेज यात्रा, सबसे तेज यात्रा किसमें होता है ये जानना है। ठीक है, तो ध्वनि सबसे तेज यात्रा किसमें करती है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि पढ़ते आ रहे हैं कि ठोस में जो होता है ना दोस्त कि ध्वनि की
गति जो होती है वो सबसे अधिक होती है। सबसे कम किस में होती है? तो गैस में होती है। ठीक है, तो गैस में सबसे कम होती है, उसके बाद जो है उससे ज्यादा जो होती है वो द्रव में होती है, सबसे ज्यादा जो है ठोस में होती है। ये जान लीजिए, तो इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिए कि अब जो है कि क्या होता है ना कि आपको पूछा जाता है ये चीज कि हवा में जो है ध्वनि की गति कितनी होती है। तो 332 मीटर पर सेकंड के लगभग होता है, कभी कभी 40 दे देगा आपको, तो ध्यान रखिएगा 40 के 332-40 के आसपास में ध्वनि की गति अगर रहेगा तो टिक मार दीजिएगा, उसके आसपास में अगर कोई न हो तो, अनंत एग्जैक्ट अगर 332 दे दिया तब तक कोई बात ही नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। द्रव में अगर जाते हैं तो दोस्त ध्वनि की चाल जो है आपका जो है 1450 से लेकर के 1500 जो है मीटर पर सेकेंड हो जाती है द्रव में। उसी तरह से ठोस में जाते हैं तो दोस्त ठोस में 5500 या 5600 कहिए, वहां से लेकर के 6000 मीटर पर सेकेंड के आसपास में क्या होता है कि ठोस में ध्वनि की चाल होती है। तो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो होगा किस में होगा ध्वनि की चाल? जान लीजिए कि इस्पात में, यानी कि इस सभी ऑप्शन में क्या है? ठोस जो है इस्पात ही है, इसलिए इस्पात में सबसे ज्यादा ध्वनि की स्पीड होगी। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि रॉकेट जो होती है वो किस सिद्धांत पे काम करती है? वैसे देखिए रॉकेट दो सिद्धांत पे काम करती है। एक तो पहला संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करती है। अब जान लीजिए कि इसमें संवेग संरक्षण सिद्धांत नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है, यहां पे दे दिया है न्यूटन्स लॉ। तो न्यूटन्स का नियम पे काम करती है। किसके? न्यूटन के कौन से नियम पे काम करती है? तो न्यूटन के तृतीय गति नियम पे रॉकेट का सिद्धांत जो है काम करता है। ठीक है, तो जान लीजिए कि ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसे धुआं, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि किसी भी चीज को आप अगर जितना फोर्स लगा रहे हैं उतना ही फोर्स वो आपको लगाएगा। ठीक है, तो रॉकेट क्या करता है कि अपने पीछे से क्या करता है, धुआं जो होता है वो जितनी तेजी से नीचे छोड़ता है उतनी ही तेजी से रॉकेट को आगे धक्का देता है, तो रॉकेट क्या होता है कि आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे क्या करता है कि रॉकेट काम करता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे भी काम करता है, ध्यान रखिएगा। तो संवेग संरक्षण न दिया है लेकिन न्यूटन्स लॉ तो दे दिया है थर्ड लॉ, तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ मार दीजिएगा। अगर मान लीजिए संवेग संरक्षण का सिद्धांत न दे तो, अगर दे दिया है तो सबसे पहले मारेंगे हम संवेग संरक्षण, गलती नहीं करना है, ध्यान रखिए। चलिए अगला देख लीजिए दोस्त। अगला ये क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज के आवृत्ति वाले बीच के बीच जो ध्वनि होती है उसको किस नाम से मतलब कहा जाता है, किस नाम से जानते हैं हम लोग? ठीक है, तो 20 से 20,000 हर्ज जो होती है वो मनुष्य के लिए होती है, मनुष्य उस ध्वनि को सुन सकता है। उससे कम या उससे ज्यादा को मनुष्य जो होते हैं उस ध्वनि को नहीं सुनते हैं, वो श्रव्य सीमा के अंतर्गत आता है। ठीक है, मतलब ऑडिएबल साउंड में आता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब ये जान लीजिए कि 20,000 हर्ट्ज से जो नीचे होगा दोस्त उसको कौन से ध्वनि के नाम से हम लोग जानते हैं? तो देखिए 20 हर्ट्ज से नीचे जो होता है दोस्त उसको जो है अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। अपश्रव्य, उसे इंसान नहीं सुनता है। लेकिन 20,000 हर्ट्ज से फिर ऊपर चले जाइएगा तो वो भी क्या होता है कि उससे भी हम लोग नहीं सुनते हैं, उसे जो है ज्यादातर जानवर लोग यूज करते हैं, जैसे कि डॉल्फिन हो गया, चमगादड़ हो गया। ये क्या होता है कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के ध्वनि का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो उस ध्वनि को हम लोग नहीं सुनते हैं, वो लोग जानवर लोग यूज करते हैं। हम लोग 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच के ध्वनि को क्या करते हैं कि सुनते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये सवाल। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए दोस्त। अगला ये क्वेश्चन कहा जा रहा है आपको कि हाइड्रोपोनिक्स जो है शब्द जो होता है उसका प्रयोग जो है इसमें से किसके लिए किया गया है? ठीक है, तो नाम से ही पता चलता है कि हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स कहने का क्या मतलब होता है दोस्त? हाइड्रोपोनिक्स एक तरह का क्या होता है कि खेती होता है जो मिट्टी में नहीं की जाती है। जान लीजिए वो खेती जो होती है हाइड्रोपोनिक्स जो होती है वो मिट्टी में खेती नहीं की जाती है। कहां की जाती है ये भी जान लीजिए दोस्त। हाइड्रोपोनिक्स मतलब कि पानी में किया जाता है, पानी या बालू का मिश्रण होता है, उसमें क्या किया जाता है कि वो खेती की जाती है, हाइड्रोपोनिक्स जो होती है सो। ठीक है, तो जान लीजिए जो मतलब पानी में खेती की जाती है उसी को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, मिट्टी की आवश्यकता उसमें नहीं होती है। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए दोस्त, ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा ये पानी की खेती वाली पौधे जो है ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। सारे सवाल कहीं ना कहीं दोस्त पूछे गए हैं, हम वहां से आपको जो है सारे क्वेश्चन सिलेबस से करा रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, टेस्ट भी देते रहिएगा क्योंकि ये सारे टेस्ट के ही पेपर है। ठीक है, चलिए आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्त ये कहा जा रहा है कि आहार में कौन सी कमी की वजह से क्या होता है कि जेरोफ्लाथामिया रोग जो है नेत्र में हो जाता है। ठीक है, जेरोफ्लाथामिया है। ठीक है, तो ये मतलब कि एक बीमारी है जो आंख में होती है, तो वो किस कमी के वजह से होती है, कौन सी विटामिन के वजह की कमी से होती है, ये हमें जानना है। तो जान लीजिए कि आंखों में जो ये बीमारी होती है, आंखों से संबंधित अधिकांशतः बीमारी जो होती है जान लीजिए कि विटामिन ए की कमी से होती है। तो ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा
कि विटामिन ए। अब जान लीजिए कि ये जो बीमारी होती है दोस्त, जीरोफथामिया जो होती है, थामिया है, हाँ, तो ये बीमारी जो होती है, इस बीमारी में होता क्या है जान लीजिए, विटामिन ए की कमी से तो होती ही है। इस बीमारी में क्या होता है कि आंख से जो आंसू निकलते हैं जिस नली से, वो नली क्या होती है कि सूख जाती है, और उसी विटामिन ए की कमी से ही होती है। तो ये नली सूख जाती है, जिससे क्या होता है ना कि दोस्त आंसू निकलना जो है बंद हो जाता है, सूख जाती है, आंसू निकलना बंद हो जाती है। तो इसमें कभी कभी क्या होता है ना कि व्यक्ति जो है अंधेपन का भी शिकार हो जाता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए क्या होता है कि दोस्त आप जो है विटामिन ए का भरपूर स्रोत ग्रहण करते रहिएगा। चलिए अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है आपको कि किस जानवर में 3 चैम्बर वाला जो है दिल होता है, मतलब कि 3 चैम्बर का हार्ट जो होता है वो होता है, कौन से होता है इसमें जानवर में बता देना है। ठीक है, तो ध्यान लीजिए ये चीजें कि ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर पहला दे दिया आपको कबूतर, दूसरा छिपकली, तीसरा मछली दे दिया है, चौथा नंबर आपको दे दिया है क्या, शेर। तो जान लीजिए ये चीजें कि शरीर सिप जो होती है जानवर, चाहे जो भी जीव जंतु होते हैं, है ना, शरीर सिप वाले, उसको क्या होता है कि 3 स्तर, मतलब कि 3 लेयर वाला, 3 चेंबर वाला क्या होता है कि हट पाया जाता है। जैसे कि ये लेजर्ड, ये क्या है कि आपका क्या है कि 3 चेंबर वाला इसमें ये शरीर सिप जो है जंतु होते हैं। ठीक है, छिपकली जो होती है इसे, इसी में और सारे बहुत सारे आते हैं शरीर सिप में, जान लीजिए। लेकिन कुछ ऐसे शरीर सिप इसमें जंतु होते हैं जो 3 चेंबर, उसमें दिल नहीं पाया जाता है, जैसे कि घड़ियाल मान लीजिए या मगरमच्छ मान लीजिए, वो भी शरीर सिप में ही आता है। तो ये 1-2 जीव जो है अपवाद में है, उसमें क्या होता है कि 4 चेंबर पाया जाता है, उसमें 3 चेंबर नहीं पाया जाता है हार्ट में। ठीक है, और दूसरे नंबर जान लीजिए कि ऑक्टोपस हो गया, ऑक्टोपस में भी दोस्त 3 चेंबर पाया जाता है, उसके हार्ट भी 3 चेंबर से बने होते हैं। उभयचर हो गया, जैसे कि मेढक हो गया, तो उभयचर के आते हैं, उसमें भी 3 चेंबर इस तरह से होते हैं, उभयचर जो पानी और जमीन पे रहते हैं, ये तो जानते ही है। तो ये चीज है। वैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सेकंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि छिपकली। छिपकली में क्या होता है कि 3 चेंबर उसका जो है हट बना होता है, 3 चेंबरों से। चलिए अगला देख लीजिए दोस्त, अगला ये क्वेश्चन कहा जाए कि जब लोहे में जंग लगता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है। देखिए लोहा में जैसे जंग लगता है ना दोस्त, लोहा का वेट जो होता है क्या होता है, वो घट जाता है। जान लीजिए उसका वेट क्या होता है, नहीं घटता नहीं है, बढ़ जाता है। लोहा का पे जंग लगने ही क्या होता है कि उसका वेट बढ़ जाता है। ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो जंग लगने से बचाने के लिए आपको पता है ना कि क्या किया जाता है, लोहे पे एक जो है गैल्वेनाइजेशन किया जाता है या एनामिल का पेंट चढ़ा दिया जाता है। तो ये वजन जो घटती है तो इसमें क्या होता है कि ये तो लोहा होता है, लोहा जो होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जो है क्या होता है फेरस ऑक्साइड बना देता है, जिसकी वजह से उस पर क्या होता है कि जंग की एक जो है परत भूरा कलर का पड़ जाता है और उसका धीरे धीरे क्या होता है कि वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि चलो जंग लग गया है तो वजन घट गया है, लेकिन दोस्त वजन घटता नहीं है, वजन बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए दोस्त, अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है आपको कि मानव रक्त का कहता है कि पीएच मान कितना होता है। तो देखिए मानव रक्त का पीएच मान तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि 7.4 होता है। ठीक है, तो जान लीजिए कि 7.4 जो होता है वो किसके बीच में आता है, ये दिखना है। तो देख लीजिए इसमें सेकेंड ऑप्शन जो दिया गया है आपको क्या दिया है, 7.5 से लेकर के 8, ये जो है रेशियो मतलब इसी के आसपास में है, और इसके आसपास में क्या है कि कोई नहीं है। ये फर्स्ट नंबर है तो देख लीजिए 6.5 से लेकर के 7 तक, मतलब 7.4 से नीचे है तो उसको हम नहीं लेंगे, लेकिन 7.5 ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके काफी करीब है, इसलिए हम इसको बी नंबर करेक्ट आंसर मारेंगे। ठीक है, वैसे रक्त का पीएच मान जो है 7.4 आपको देखने के लिए हर जगह मिलेगा। एग्जाम में भी हो सकता है कि ऑप्शन 7.4 ही दे तो उसे करेक्ट मारिएगा, या उसके आसपास में 1-2 पॉइंट रहे, 7.3 रहे तो भी मार देना है। ठीक है, अगर दूर दूर तक उसके आसपास में कोई ऑप्शन न दिख रहा हो तो। चलिए अगला देख लीजिए दोस्त, अगला ये क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि किसी धातु का जो है कहता है कि अल्ट्रा जो है शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है। दोस्त किसी धातु का अल्ट्रा शुद्धिकरण जो किया जाता है दोस्त, ये सेकेंड नंबर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, जोन जो है पिघलना के द्वारा, किसके, जोन पिघलन के द्वारा किया जाता है। अब इसमें होता क्या है ये जान लीजिए कि धातु को क्या किया जाता है, एक छोर को जो है पिघलाया जाता है, पिघलाने के बाद उसको क्या होता है कि पिघल करके एक जगह आता है, उसकी कलेक्ट करके फिर धातु पर उसी को क्या किया जाता है दोबारा चढ़ाया जाता है, जिससे उस पर जो अशुद्धि होती है वो उसी के साथ साथ बाहर आ जाते हैं और धातु क्या होती है ना कि शुद्ध हो जाती है। तो इसको जोन पिघलन के नाम से कहा जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि दोस्त करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देख लीजिए अगला क्वेश्चन ये कहा जाता है कि आपका पित्तल जो होता है दोस्त वो किससे बना होता है। ठीक है, तो पित्तल किससे बना होता है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और सवाल जो है दोस्त ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, कि पित्तल किसका मिश्रण है। देखिए पित्तल जो होता है, आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि पिताजी कहने का मतलब पी से पित्तल हो गया,
ता से तांबा हो गया, ज से जस्ता हो गया। तो तांबा और जस्ता का क्या होता है कि वो पित्तल मिश्रण होता है। तो ध्यान रखिएगा, तांबा और जस्ता मेरा जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो तांबा जस्ता देख लीजिए, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। तांबा और जस्ता का मिश्रण क्या होता है कि पित्तल होता है। ठीक है, तो भूलना नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। ये अगला क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह से भू एस्थेटिक उपग्रह की ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो भू उपग्रह की जो सैटेलाइट की जो होती है वो ऊंचाई जो होती है दोस्त, ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या 36,000 किलोमीटर के आसपास में होती है। जान लीजिए, 30,000 भी दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जान लीजिए कि उसी के आसपास में है। लेकिन 30,000 तो नहीं है, ये 32-33,000 के, मतलब 30,000 के ऊपर ही होता है। ये 36,000 ऐसे आपको देखने के लिए मिलेगा, ये इसी के आसपास में होती है। तो 36,000 किलोमीटर जो है आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, जो लोग मिलाए हैं, जो लोग टिक मारे हैं दोस्त, अपना ऑप्शन मिलाते चलिएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन ये जो है टेस्ट का है, कहता है कि तेल की एक छोटी बूंद जो होती है वो पानी पर फैल जाती है, उसमें मिलती नहीं है, उसी पे फ्लोट करते रहता है। तो इसका कारण क्या होता है। देखिए, इसका कारण होता है दोस्त सरफेस टेंशन। तेल का जो पृष्ठीय तनाव जो होता है वो क्या होता है ना, पानी के पृष्ठीय तनाव से कम होता है। पानी का पृष्ठीय तनाव ज्यादा होता है, इसलिए क्या होता है कि तेल उस पर फ्लोट करता है। दूसरा डेंसिटी भी होती है, घनत्व भी होता है, जान लीजिए ये चीजें। तो घनत्व की वजह से तेल का घनत्व कम होता है, पानी का घनत्व ज्यादा होता है। इस वजह से क्या होता है ना कि तेल जो है ऊपर ही फ्लोट करते रहता है, वो उसमें पूरा मिक्स होता नहीं है। तो यहां जान लीजिए कि पृष्ठ तनाव की वजह से मार दीजिएगा इसमें आपको ऑप्शन। ठीक है, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या पानी की सतह से जो है अधिक होता है। ठीक है, पानी की सतह से अधिक होता है ये पृष्ठ तनाव। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देख लीजिए दोस्त। अगला ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा के जो जोड़े जो है असमान है, मतलब भौतिक मात्रा यह जो जोड़ा लगाया गया है वो सही नहीं है। ठीक है, ये कहा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, आपको अच्छा जोड़ा समान कह रहा है, मतलब जोड़ा का मतलब उसका आयाम जो होता है वो समान कहा जा रहा है इसमें। तो डायमेंशन समान है, ये किसका है। ध्यान लीजिए, हमको लगा हाथ समान है लेकिन समान की बातें कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें देख लीजिएगा ऑप्शन आपको हम करेक्ट ऑप्शन बता देते हैं कि किसका जो है डायमेंशन इसमें समान होगा, आयाम। तो ध्यान लीजिए, काम और ऊर्जा दोनों का डायमेंशन समान होगा ये। ठीक है, तो ये क्योंकि जान लीजिए कि काम का भी जूल में हम लोग मापते हैं और जो है ऊर्जा का भी मापते हैं, तो इसका डायमेंशन जब निकालिएगा तो डायमेंशन दोनों का इक्वल होता है। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको ये चीजें कहा जा रहा है दोस्त कि जब एक बार चुंबक को दो बराबर हिस्सों में काटा जाता है तो कहता है उसके ध्रुव की शक्ति जो है प्रत्येक टुकड़े पर जो है क्या होगी, ये चीजें कहता है। ठीक है, जैसे कि कुछ चुंबक है उसको 2, 3, 4 पार्ट में कर दीजिए या 2 से अधिक पार्ट में कर दीजिए, तो उसमें जो है ध्रुव की जो है शक्ति जो होती है, यानी ध्रुव की संख्या कहिए एक तरह से कि कितना हो जाएगा। देखिए, चुंबक होता है, चुंबक का इसे एक लंबा टुकड़ा ले लीजिए चुंबक का, तो उसमें क्या होता है कि नॉर्थ और साउथ दो ही पोल होते हैं। अब इसको 5 बार काटिए, 10 बार काटिए, चाहे जितना भी टुकड़ा कर दीजिए, प्रत्येक चुंबक पे 2 ही ध्रुव पाया जाएगा, उस पे अधिक ध्रुवों की संख्या नहीं बनेगी। ठीक है, तो कितना होगा उतना ही रहेगा, एक ही रहेगा, जो उसमें पहले से मौजूद ध्रुव है वही मौजूद रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं होगा, 2-4 ध्रुव की संख्या नहीं बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये क्या होगा कि फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि एक ही रहेगा ध्रुव की संख्या, चाहे उसको आपको जितना भार जितना टुकड़ा करना है उतना कर दीजिए। अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि लेंस जो है वो किसका बना होता है। ठीक है, तो लेंस देखिए इसमें ग्लास का नाम दे दिया है आपको, तो लेंस जो बनता है वो फ्लिंट ग्लास से बनता है। ठीक है, तो ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, फ्लिंट ग्लास। देखिए वैसे प्लास्टिक से भी बनता है, तो प्लास्टिक से भी, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स पहले आता था तो उसमें प्लास्टिक के लेंस होता था, तो उससे भी लेंस जो है क्या होता है कि उत्तल लेंस देखते थे तो बन जाता था। तो जान लीजिए कि ये प्लास्टिक से भी बनाया जाता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो मेन जो होता है आपका लेंस जो होता है दोस्त, ये फ्लिंट ग्लास से ही बनता है। ठीक है, उसी से अवतल उत्तल जितने भी लेंस होते हैं उसको बनाए जाते हैं। चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्त। ये अगला क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि एक वस्तु जो सभी रंगों को क्या करता है कि अवशोषित कर लेता है, तो वह जो है किस कलर का दिखाई देगा, यही इसमें कहा जा रहा है। देखिए कोई भी वस्तु हमें किस कलर का दिखाई देता है, तो कोई भी वस्तु जिस कलर का कलर को रिफ्लेक्ट करता है और वो कलर हमारी आंखों तक आता है, वही कलर हमको दिखाई देता है। ठीक है, जैसे कि
मान लीजिए कि अगर कोई रेड दिखाई दे रहा है तो वो सारे कलर को ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन रेड कलर को क्या कर रहा है कि रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक आ रहा है, इसलिए वह रेड दिखाई दे रहा है। रेड को वह अवशोषित नहीं कर रहा है, वो परावर्तित कर दे रहा है। तो जो भी वस्तु जिस कलर को परावर्तित करती है वह वस्तु हमें उसी कलर का दिखाई देती है, ध्यान रखिएगा ये चीजें। तो ये कहता है कि अब जब कोई क्या करता है कि परावर्तित ही नहीं करेगी तो वो क्या होगा कि काला दिखाई देगा। जैसे कि रात में देख लीजिए, रात में आपको रखा हुआ वस्तु आपको काला दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि रात में वह कोई भी कलर आपको जो है रिफ्लेक्ट नहीं करती है, क्योंकि उससे प्रकाश नहीं मिलती है, तो सारे कलर को ऑब्जर्व करके रखती है। तो ये चीजें होता है, ध्यान रखिएगा। जब भी कोई सारे कलर को ऑब्जर्व कर लेगी तो वह वस्तु काला दिखाई देगा, जो भी कलर हमें रिफ्लेक्ट करके देगी वो उस कलर का हम देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि अवशोषित कर लेगी तो कौन सा कलर दिखेगा, ध्यान रखिएगा, तो ब्लैक ही दिखेगा। ये 4th नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा कलर? ब्लैक कलर दिखेगा। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिएगा दोस्त। ये अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि तारों की दूरियां की जो है, तारों की दूरियां कहता है कि किसमें मापी जाती है, ये बताना है। ठीक है, तो इसमें से बताना है कि तारों की दूरी। देखिए तारों की दूरियां जो होती है वो पार्सेक या प्रकाश वर्ष में मापी जाती है, जान लीजिए ये चीजें, पार्सेक या प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। तो देख लीजिए इसमें पार्सेक या प्रकाश वर्ष तो दिया, प्रकाश वर्ष दे दिया लेकिन पार्सेक नहीं दिया है। तो ये प्रकाश वर्ष जो होगा ये 4th नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, वैसे पार्सेक जो होती है वो दूरी मेजर करने की सबसे बड़ी इकाई होती है। ठीक है, और प्रकाश वर्ष भी क्या होता है कि दूरी मेजर करने की ही इकाई होती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है दोस्त? 9.461 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर होता है। अगर मीटर में जाएंगे तो पावर जो है 12 के जगह पे 15 हो जाएगा। एक पार्सेक बराबर कितना होता है? तो जान लीजिए कि एक पार्सेक बराबर दोस्त होता है वो 3.26 जो है प्रकाश वर्ष होता है। 3.26 प्रकाश वर्ष एक पार्सेक बराबर। तो ध्यान रखिएगा ये चीजें है, जैसे जैसे दूरी बढ़ता है वैसे वैसे जो है प्रकाश वर्ष को जो है हम लोग पार्सेक में कन्वर्ट कर देते हैं। जब लगता है कि प्रकाश वर्ष ज्यादा हो रहा है, उसे मेजर करना कठिन है, तो हम लोग पार्सेक में मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्त। ये अगला क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा जो है प्रोग्रामिंग जो है भाषा नहीं है। जी हाँ, प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, कंप्यूटर से रिलेटेड ये है। तो जान लीजिए कि कहता है कि बेसिक भी क्या है कि प्रोग्रामिंग भाषा है, C++ भी प्रोग्रामिंग भाषा है। अब इसमें देख लीजिए ये 3rd नंबर कहता है कि BNF। दोस्त ये BNF कोई प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, जबकि जावा भी क्या है कि एक प्रोग्रामिंग भाषा है। तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछे जाएंगे आप लोगों को। ये 3rd नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। ठीक है, BNF ये कोई प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। चलिए अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये चीजें कहा जा रहा है दोस्त इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अक्षय संसाधन नहीं है। जी अक्षय संसाधन नहीं है। अक्षय संसाधन कहने का मतलब क्या होता है कि जो वातावरण को हानि न पहुंचाए, जो आदर्श मतलब होता है, आदर्श ईंधन कहिए या आदर्श संसाधन कहिए, जो मानव के लिए खतरा नहीं होता है, मनुष्य को किसी भी तरीका से जो है क्षति नहीं पहुंचाता है, वो क्या होता है कि अक्षय संसाधन आता है। तो इसमें हमको बताना है कि अक्षय संसाधन कौन नहीं है ये चीजें। तो ध्यान रखिएगा ये 1st नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या? थोरियम। दोस्त थोरियम जो होता है वो अक्षय संसाधन नहीं होता है, जान लीजिए ये चीजें। तो थोरियम जो होता है वो काफी घातक होता है। ये फेफड़े कैंसर के लिए जो है क्या होता है कि काफी घातक होता है ये चीज, थोरियम जो होता है। सो मनुष्य अगर उसके कांटेक्ट में आ जाए तो दोस्त ये जो है आपका क्या होता है ना कि बहुत सारे जो है कैंसर वैंसर, ये प्रजनन क्षमता भी कम कर देता है। तो ये क्या होता है कि मनुष्य के लिए घातक होता है। इसलिए क्या होता है ना कि दोस्त इसको अक्षय संसाधन नहीं माना गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये चीजें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये चीजें कहा जा रहा है कि पहला भारतीय जो है आर्यभट्ट जो उपग्रह जो आर्यभट्ट था वो किस वर्ष लॉन्च किया गया था, ये एक चीज कहा जा रहा है। ठीक है, तो जान लीजिए आर्यभट्ट जो है अपना सैटेलाइट जो है वो कब लॉन्च किया गया था दोस्त? 1975 में किया गया था। ठीक है, कब? डेट भी जान लीजिए कि 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। तो ये आपका क्या है कि 2nd नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसने किया था? इसरो ने किया था। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये चीजें कहा जा रहा है दोस्त आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन जो है नवीकरणीय है। नवीकरणीय कहने का मतलब क्या होता है कि जिसको हम पुनः जो है बना सकते हैं, वैसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जो एक बार अगर खत्म हो जाए उसे बनाना पॉसिबल नहीं होता है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका यूरेनियम है, यूरेनियम अगर एक बार खत्म हो जाए तो उसे बनाना पॉसिबल नहीं है, उसके बनाने में लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं।
तो उसी तरह से कोयला भी है, कोयला भी अगर खत्म हो जाए तो क्या होगा कि लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं बनने में, तो कोयला भी नवीकरणीय संसाधन में नहीं आएगा। आएगा कौन, जान लीजिए कि ये थर्ड नंबर में आएगा लकड़ी। लकड़ी अगर मान लीजिए कि खत्म हो गया तो पौधे को उगा करके 2-4 सालों में हम लकड़ी को उत्पादन कर सकते हैं। तो ये क्या है कि लकड़ी जो है आपका क्या है कि नवीकरणीय संसाधन में आता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है ये चीजें। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं हम। देखिएगा ये अगला क्वेश्चन है, आपको क्या कहा जा रहा है दोस्त, ये चीजें कहा जा रहा है कि ज्यामिति के, ठीक है, ज्यामिति के पिता कहते हैं कि किसे कहा जाता है या किस रूप में पहचाना जाता है, ज्यामिति के। तो जान लीजिए ज्यामिति के फादर जो होते हैं, ठीक है, फादर ऑफ ज्योमेट्री, वो कहा जाता है यूक्लिड साहब को। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। यूक्लिड साहब को क्या कहा जाता है कि ज्यामिति का फादर कहा जाता है। ये एक बड़े यूनान के गणितज्ञ थे, ठीक है, जिन्होंने ज्यामिति की जो है रचना की थी। तो ध्यान रखिएगा फादर ऑफ ज्योमेट्री इन्हें कहा जाता है, यूक्लिड साहब को। चलिए दोस्त ये लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, 25 क्वेश्चन था, ये 25वां क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है इसमें कि रेडियो गतिविधि कहने का मतलब क्या, रेडियो एक्टिविटी किसके द्वारा खोजी गई थी। काफी इंपोर्टेंट है और सवाल पूछे जाते हैं। रेडियो एक्टिविटी जो दोस्त खोज की गई थी, ये फर्स्ट नंबर वेकुलर के द्वारा, वेकुलर कहने का मतलब क्या है, हेनरी वेकुलर साहब के द्वारा क्या हुआ था कि रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी। कब की गई थी ये भी जान लीजिए, 1896 ईस्वी में की गई थी रेडियो एक्टिविटी की, ठीक है। और इसके लिए उन्हें जो है 1903 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, हेनरी वेकुलर साहब को। तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। और जान लीजिए कि हेनरी ये जो है रेडियो एक्टिविटी आखिर है क्या, तो ध्यान रखिए कि रेडियो एक्टिविटी जो है एक तरह का पदार्थ होता है जिससे क्या होता है कि अपने आप स्वतः ऑटोमेटिक क्या होता है कि उससे खतरनाक विकिरण जो है उत्सर्जित होते रहते हैं। जान लीजिए ये चीजें, रेडियो एक्टिविटी कोई बुक नहीं है, जान लीजिए ये चीजें एक पदार्थ है जो काफी खतरनाक होता है, जो उसमें से ऑटोमेटिक जो है क्या होता है कि किरणें निकलती रहती है। वो किस तरह की किरणें निकलती है ये भी जान लीजिए, रेडियम, यूरेनियम, कोबाल्ट ये सब होता है। तो प्लूटोनियम ये सभी क्या होता है कि काफी खतरनाक उससे जो है रे निकलते रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ये चीजें। तो दोस्त ये था अपना 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टेस्ट में लिए गए थे, ठीक है। अब जान लीजिए कि जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिए, फ्री में ही होता है टेस्ट, इसके लिए आपको कोई पे नहीं करना पड़ेगा। कैसे देना है जान लीजिए, ये एप्लीकेशन देख रहे हैं दोस्त, ERCB सर के नाम से ही क्या कीजिएगा कि प्ले स्टोर पे सर्च कीजिएगा, ये ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहीं पे क्या होता है कि आपका टेस्ट होता है, ठीक है। अब जो है डाउनलोड करके टेस्ट दीजिएगा। अगर किसी भी तरह का समस्या होगा टेस्ट देने में तो जान लीजिए कि ये नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे क्या कीजिएगा कॉन्टेक्ट या मैसेज कर दीजिएगा, आपको हम बता देंगे कि कैसे टेस्ट देना है, नहीं देना। फिर भी नहीं हो रहा है कॉल कर लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब देख लीजिए कि जो लोग टेस्ट दिए हैं उनका रैंक देख लीजिए कि वो लोग जो है कौन सा कितने नंबर पे आए हुए हैं, उसका रैंक क्या है, किस तरह का स्कोर कार्ड है, ये भी आपको हम दिखा देते हैं, ठीक है। तो बने रहिएगा, देखते रहिएगा स्कोर कार्ड किस तरह का होता है। देख लीजिए दोस्त ये है अपना स्कोर कार्ड, ठीक है, जिसने टेस्ट दिया है उन सभी का स्कोर कार्ड है। आज जो है दोस्त ए ग्रेड वालों की संख्या कुछ बढ़ी हुई है, ठीक है, क्योंकि लगता है कि इजी पेपर टेस्ट ले लिया गया है। लेकिन पिछले दिन जो है काफी हार्ड था और सिर्फ जो सेकेंड नंबर में संजय कुमार यादव दिख रहे हैं वो पिछले दिन फर्स्ट नंबर पे थे, लेकिन जान लीजिए आज सेकेंड नंबर पे आ गए हैं, ठीक है। जान लीजिए जबकि आज इजी पेपर था, पिछले दिन जो है काफी हार्ड था, फिर ये एक नंबर पे थे और लोग जो है नीचे थे। तो जान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि हार्ड तैयारी करने वाले जो है उनको लो दे दो तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है संजय यादव जी। देख लीजिए आज जो है फर्स्ट नंबर पे आप गुड्डू यादव है जो 67 नंबर मतलब ए ग्रेड लेकर के आए हैं, अच्छा है। संजय भाई हैं, संजय भाई भी उतना ही नंबर लेकर के आए हैं, सेम नंबर लेकर के आए हैं, ऐसा नहीं कि ज्यादा है या कम है उनसे। सेकेंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे देख लीजिएगा आपका कि मुकेश कुमार है, फोर्थ नंबर पे एमडी आजाद भाई है, एमडी आजाद भाई क्या है कि फोर्थ नंबर पे है। फिफ्थ नंबर पे देख लीजिएगा, पांचवें नंबर पे जो है सागर सिंह है, उसके बाद छठे नंबर पे जो है लवकेश भाई छठे नंबर पे है। बहुत अच्छा मेहनत करके आपने बूस्ट किया है मेहनत और आगे आए हैं। चलिए सातवें नंबर पे देख लीजिएगा कि सचिता कुमार है, आठवें नंबर पे शक्ति कुमार है, नौवें नंबर पे अजीत कुमार है, 10वें नंबर पे अंकज कुमार है, 11वें नंबर पे मृत्युंजय भाई है, ठीक है, 11वें नंबर पे मृत्युंजय है। 12वें नंबर पे देख लीजिएगा कि आपका सुबोध कुमार है, ठीक है, 12वें नंबर पे सुबोध भाई है। चलिए देख लीजिएगा 13वें नंबर पे दोस्त, 13वें नंबर पे जो है सुमित गुज्जर साहब है, उसका 14वें नंबर पे आपका पंकज कुमार है, 15वें नंबर पे रंजन पांडे है, 16वें नंबर पे जो है आपका मंतोष भाई है, 17वें नंबर पे जो है आपका कि मुन्ना उपाध्याय है, ठीक है, जो सारण से आई थिंक है। उसके बाद 18वें नंबर पे जो है क्या है कि अनिल भाई है, 18वें नंबर पे अनिल भाई है। चलिए
19वें नंबर पे देख लीजिएगा कि विक्रम यादव है। 20वें नंबर पे राजेश भाई है। उसके बाद जो है 21वें नंबर पे आर के गुज्जर है। 22वें नंबर पे आपका जो है अनुराग भाई है। 23वें नंबर पे देख लीजिएगा कि अरविंद भाई है। 24वें नंबर पे आपका वीरेंद्र भाई है। 24वें नंबर पे वीरेंद्र भाई है। कुछ और मेहनत करिए, अच्छा रैंक लाइए, सिलेक्शन होगा, बिल्कुल होगा, सबका सिलेक्शन होगा। बस मेहनत कीजिए, साइंस कमांड करके रखिए। चलिए 25वें नंबर पे देख लीजिएगा कि बसंत भाई है। उसका 26वें नंबर पे संजीव भाई है। 27वें नंबर पे आपका कि राज मुन्ना यादव है। 28वें नंबर पे देख लीजिएगा आपका कि दीपक भाई है। उसके बाद 29वें नंबर पे जो है विपिन भाई है। और 30वें नंबर पे जो दोस्त है ये हरिओम भाई है। ठीक है, हरिओम भाई तनी और मेहनत कीजिए, बूस्ट कीजिए, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आपका 31वें नंबर पे सत्यवीर भाई है। उसके बाद 32वें नंबर पे जो है आपका योगेश भाई है। 33वें नंबर पे नीतीश कुमार है। 34 पे यश भाई है। उसके बाद जो है 35 नंबर पे जो है क्या है कि ये आपका परिशक्ति करके है, कुछ नाम है, मोड़ी साहब है, इतना बड़ा नाम रखे हुए हैं। 36वें नंबर पे क्या है कि अमर भाई है। ठीक है, 36वें नंबर पे अमन भाई है। देखिएगा 37वें नंबर पे क्या है कि दोस्त, ये जो 37वें नंबर पे है कौन है, हाँ सुधीर भाई है। उस पर 38वें नंबर पे क्या है कि पंकज भाई है। उसके बाद जो है 39वें नंबर पे 39 नंबर पे जो है मुनेन्द्र वर्मा, जिला बदायूं से है, यूपी से है, इनका कहियो लोकेशन नहीं भूलेंगे। उसका जो है 40 नंबर यानी कि 40वें नंबर पे है जो संदीप भाई है। 41वें नंबर पे आप देख लीजिएगा तो राम जतन भाई है। 42वें नंबर की अगर बात कर ले तो भूषण भाई है। 42वें नंबर पे भूषण भाई है। ठीक है, मेहनत थोड़ा सा और बूस्ट करने की जरूरत है। देखिएगा उसके बाद 43 नंबर पे ये बम बम भाई है। उसके बाद जो है 44 नंबर पे ये पीके कुमार है जो धनबाद से है। उसके बाद जो है आपका 45 नंबर पे क्या है कि क्लेमेंट भाई है जो बिलासपुर से है। उसके बाद आप 46 नंबर पे देखिएगा अनूप भाई है। 47 नंबर पे क्या है कि रोहित भाई है। और 48 की अगर बात कर ले तो दोस्त जो है पटेल जी है। ठीक है, 48 नंबर पे पटेल जी है। चलिए 49 की अगर बात कर ले दोस्त, 49 पे देखिएगा रंजन हट्टी साहब है। उसके बाद 50 नंबर पे ये पंकज है। 51 नंबर पे देख लीजिएगा कि आपका बबलू जो पटना से है। उसके बाद 51 नंबर पे कालीनाथ भाई है। 52 नंबर पे देख लीजिएगा, 52 नंबर पे कालीनाथ है। 51 पे बबलू भाई है। उसके बाद 53 नंबर पे देख लीजिएगा आपका कि नितिन भाई है। उसका जो है आपका 54 नंबर पे अमरनाथ भाई है। ठीक है, अमरनाथ भाई। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आपका कि 55 नंबर पे देख लीजिएगा आप सम्राट भाई है। 56 नंबर पे देखिएगा आपका कि अनिल कुमार भाई है। 57 नंबर पे देख लीजिएगा अनिल कुमार है। 50 ये दो बार लगता है, एक तो अनिल कुमार मंडल दे दिए हैं, एक अनिल कुमार दे दिए हैं। चलिए कोई नहीं। 58 नंबर पे देखिएगा संजीव भाई है। उसका 59 नंबर पे देख लीजिएगा कि विनय भाई जो यूपी से हैं। उसके बाद जो है 60 नंबर पे देख लीजिएगा कि पवन कुमार जो हनुमानगढ़ से है। ठीक है, ये 60 नंबर पे है। चलिए 61 नंबर पे देख लीजिएगा ये रोशन कुमार है। 62 नंबर पे पवन कुमार, ये भी दे दिए, पवन हनुमानगढ़ से है। उसके बाद देख लीजिएगा आपका 63 नंबर पे क्या है कि जावेद अख्तर है। 64 नंबर पे क्या है कि धर्मंत भाई है। 65 नंबर पे क्या है कि जितेंद्र भाई है। 65 पे। उसके बाद जो है 66 पे क्या है कि सुदामा करके हैं, सो है। ठीक है, ये 66 नंबर पे है। चलिए 67 नंबर पे देख लीजिएगा कि प्रकाश भाई है। 67 पे 68 पे है क्या है कि सुदर्शन भाई है। 69 नंबर पे क्या है कि आपका कमलेश भाई है। 70 नंबर पे देख लीजिएगा, 70 नंबर पे कमलेश भाई है। उस पर 70 पे कमलेश भाई नहीं है, 70 पे रत्नाकर भाई है। अच्छा, रत्नाकर भाई आपका पिछले दिन जो है टेस्ट में शायद नाम नहीं आ पाया था, पता नहीं क्या इशू हो गया, लेकिन लिस्ट में आपका नाम नहीं था। आपने मैसेज किया, आपको रैंक बता दिए हैं कि 41 या 43 नंबर पे थे आप। अभी जो है आप काफी डाउन चल गए हैं, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। उसमें 31 मार्क्स लाए हैं, इसमें देख लीजिए 23 मार्क्स है। तो दोस्त थोड़ा सा और मेहनत कीजिए, जरूरी है। चलिए 71 पे देखिएगा आपका कि अनूप कुमार है। उसके बाद 72 नंबर पे क्या है कि आपका रंजय साहब है। ठीक है, चलिए हाँ, तो आपको चलते हैं 73 नंबर पे। 73 नंबर पे देख लीजिएगा, 73 नंबर पे दीपू भाई है। 74 नंबर पे क्या है कि रामदयाल भाई है। 75 नंबर पे क्या है कि काजल कुमारी है। उसका 76 नंबर पे इंजीनियर जैन कुमार है। उसका 77 नंबर पे क्या है कि आकाश कुमार है। 77 पे क्या है कि आकाश कुमार है। 78 की अगर बात कर लें
तो अजीत यादव है 78 नंबर पे, ठीक है। चलिए 70 आप देख लीजिएगा, 8 के बाद जो है क्या है कि दोस्त 79 नंबर है। 79 पे क्या है कि देखिएगा, हाँ 79 पे क्या है कि सूरज भाई है, उसके बाद जो है 79 के बाद 80 है। 80 नंबर पे देख लीजिएगा कि निर्मल भाई है। उसके बाद 81 नंबर पे क्या है आपका कि अमन वर्मा है। 82 नंबर पे देख लीजिएगा, 82 नंबर पे क्या है आपका कि बिमला कुमारी है, ठीक है, जो आई थिंक झारखंड से टेस्ट देती है। उसके बाद देख लीजिएगा 83 नंबर पे इंद्रजीत है। उसके बाद 84 नंबर पे क्या है कि पूर्णिमा सिंह है, ठीक है, पूर्णिमा सिंह 84 नंबर पे है। 85 नंबर पे देख लीजिएगा कि अनुरुद्ध भाई है। उसके बाद 86 नंबर पे देखिएगा कि धीरेश चंद्रा जो सोनभद्रा से हैं। 87 नंबर पे देख लीजिएगा कि इंदल भाई है। 88 नंबर पे देख लीजिएगा आपका कि विजय साहब, विजयकांत साहब है। उसके बाद 89 नंबर पे देख लीजिएगा, 89 नंबर पे कि सुल्तान खान है, ठीक है, सुल्तान खान 89 नंबर पे है। 90 नंबर की अगर बात कर ले तो 90 नंबर पे लाए हुए हैं सदन भाई, 90 नंबर आपका है, ठीक है। चलिए 91 नंबर पे देखिएगा, 91 पे जो है ये विष्णु है कुमार, जो प्रयागराज से है, बहुत दिन के बाद दिखाई दिए हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि 92 नंबर पे एस के भारती जो बिहार से हैं। उसके बाद 93 नंबर पे देख लीजिएगा कि अंकित राव जो जौनपुर से है। उसके बाद यह है आपका 94 नंबर पे अभिषेक भाई है। 95 नंबर पे देख लीजिएगा कि रमेश कुमार है। 96 नंबर पे जो दोस्त है ये पीके रॉय साहब है। पीके रॉय 2 बार दे दिए पीके रॉय, ठीक है, मतलब नाम 2 बार दे दिए है, कोई इश्यू नहीं है, अच्छा है। चलिए 97 पे जावेद आलम है। 98 की अगर बात कर ले तो दोस्त ये श्री राम भाई है। उसके बाद यह है श्री राम, हाँ श्री राम ही है। उसके बाद आज जो 99 पे है दोस्त, ये देख लीजिएगा मैन देवेंद्र साहब है, यादव है ये, तो 99 पे है। आज जो 100 नंबर पे है ये कुंदन आर्यन भाई है, ठीक है। 101 नंबर पे देख लीजिएगा आपका कि राम साहब भाई है। 102 नंबर की अगर बात कर ले तो ये सुमित साहब है, ठीक है, सुमित साहब जो है 102 नंबर पे है। 103 की अगर बात कर ले तो अनुज कुमार है। 104 की अगर बात कर ले तो नरेश साहब है। 105 पे अतुल साहब है। उसके बाद 106 नंबर पे देख लीजिएगा, 106 नंबर पे आपका क्या है कि राहुल कुमार है। उसके बाद 107 पे मोहन कुमार है। उसके बाद ये है मोहन भाई है। 107 नंबर पे दोस्त जो है ये मोहन भाई है, 107 पे ही मोहन भाई है। 108 की अगर बात कर ले तो दोस्त 108 नंबर पे जो है रोशन कुमार है। उसके बाद देख लीजिएगा 109 नंबर पे ये अंकित साहब है। तो दोस्त 109 लोगों ने क्या किया है कि टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं। इन सभी का स्कोर कार्ड आप देख लिए हैं। तो इसी तरह से क्या होता है कि स्कोर कार्ड आपको हम पब्लिश करेंगे, और पीछे जो आप देखे हैं पेपर दोस्त वो सभी को हम क्या करते हैं कि टेलीग्राम पे सेंड कर देते हैं। स्कोर कार्ड भी टेलीग्राम पे आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया हुआ है, तो वो बिल्कुल मिस मत कीजिए। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए अगर टेस्ट देना चाहते हैं, एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो। और ये सभी का पेपर, जो क्वेश्चन पेपर देखे हैं आंसर, उस सब का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही सेंड कर देंगे, तो वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिए कि हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि फिर मिलेंगे हम अगले दिन रैपिड सेट के साथ, ठीक है। तो ज्यादा देर मत कीजिएगा, जाकर के टेस्ट दे लीजिए। एक्टिव है आज टेस्ट नंबर 68, ठीक है। तो जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं डाउनलोड कीजिए, जाइए 68 को अटेम्प्ट कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।